आइए आज आप लोगों के सामने जो है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज मैं उसी पॉइंट को लेकर के आपके सामने आया हूँ। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। मतलब क्या है कि वृषण की आंतरिक संरचना। हम लोग वृषण का तो ऊपरी भाग तो मतलब कि देख ही चुके हैं, लेकिन आज हम जो है कि वृषण के अंदर की क्या बनावट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम देखते हैं। हमने जो है कि यहाँ पर एक बड़ा सा मतलब कि गोलाकार पार्ट जो बनाया है, ये पूरा हिस्सा हमारा वृषण यानी कि टेस्टिस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि मेल में टेस्टिस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। और यह जो होता है मुख्य सेक्सुअल ऑर्गन्स कहलाता है। टेस्टिस जो होता है वह एक तरीके से अगर देखा जाए तो टेस्टिस का जो बाह्य जो भाग होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है वह स्क्रोटम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्रोटम कहलाता है, ठीक है। और स्क्रोटम से जो है कि ये जो हिस्सा आपका है, ये जो टेस्टिस है गोलाकार हिस्सा, वो उसके अंदर फिट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ये टेस्टिस जो है आखिर में स्क्रोटम से किस तरीके से जुड़ा रहता है? तो टेस्टिस जो है स्क्रोटम से यहाँ पर देखिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई गई है, इसी से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैबरनेकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैबरनेकुलम बोलते हैं। तो ये वाह हिस्सा आपका स्क्रोटम हो गया, और ये टेस्टिस और स्क्रोटम, ये आपका स्क्रोटम से जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है? गैबरनेकुलम कहलाती है। आप ये जानते हैं कि जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस के अंदर जो है ये वृषण पालिकाएं यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर के ये हिस्सा, यहाँ से लेकर ऐसे ये हिस्सा, यहाँ से लेकर ये ऐसे ये हिस्सा, ये अलग अलग मतलब कि एक डिब्बे के आकार की संरचना हो गई। तो ये क्या कहलाती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाती है। इसकी संख्या जो है मनुष्यों में 250 यानी कि 250 से लेकर 300 तक होती है। अगली बात इसमें क्या है, इस प्रत्येक वृषण पालिका में आप देख रहे होंगे मैंने किसी जगह इस प्रकार की एक संरचना बनाया, किसी जगह 2 बनाया, तो किसी जगह 3 बनाया। ये संरचनाएं क्या है? ये जो संरचनाएं बनाई गई, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, यह शुक्र जनन नलिका कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? संख्या होती है 1 से लेकर के 3 तक, यानी कि किसी लोब में या किसी लोब्यूल्स में, किसी वृषण पालिका में 1 होती है, तो किसी में 2, तो किसी में 3 होती है। उसके बाद क्या है, ये जो शुक्र जनन नलिका है, जो संख्या में 1 से लेकर 3 होती है, यही मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। अर्थात शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वह इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं में यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अगली चीज क्या है, हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मतलब कि ये ट्यूब के आकार की संरचना बनाया है। ये दोनों ही संरचना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसी है। आइए जो दोनों संरचनाएं हैं, ये जानते हैं क्या है? यही है शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, जिसको बोलते हैं क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनमें हमने कुछ आंतरिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। वो क्या है? शुक्र जनन नलिका का जो देखिए जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका परफ्यूरिया। ट्यूनिका परफ्यूरिया। और इस ट्यूनिका परफ्यूरिया का कार्य क्या होता है? वो कार्य ये होता है कि इन कोशिका के अंदर यानी कि शुक्र जनन नलिका के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि इसका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है बेटा? सुरक्षा
सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। अगली चीज क्या है कि इनका परफ्यूरिया के अंदर जो है कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं ये पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिकाएं। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं को, किसको? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। और इन सर्टोली कोशिकाओं के आधार पर जो है कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं अंदर आपको बनाया गया स्ट्रक्चर ना दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा इसको जरा। ये जो छोटी छोटी जो संरचनाएं दिखाई गई है ना, यही होती है जर्म सेल। क्या होती है? जर्म सेल। इसको बोलते हैं कि नर जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? नर जनन कोशिका। यही नर जनन कोशिकाएं जो होती हैं शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो यही जर्म सेल करती हैं। उसके बाद एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं और ये जो नर जनन कोशिकाएं जिसको हम जर्म सेल बोलते हैं, ये दोनों जो है एक लेयर तैयार करती हैं और इन्हीं दोनों स्तरों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन एक बात हमको ये देखना है कि आखिर में इस जो शुक्राणु जनन कोशिका है या ये आपका शुक्राणु जनन जो नलिकाएं हैं, इनके बीच में ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं जिनको हमने लीडिंग सेल का नाम दिया था या इसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ये क्या काम करते हैं? तो आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर में जो है कि यानी उसके ब्रेन में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है सेरिबेलम का, एक भाग होता है सेरिब्रम का और एक भाग होता है हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है जरा स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कि हमने ये छोटा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया और कुछ इस प्रकार की हमने संरचना हमने बनाया जिसमें हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये कहाँ मिलता है बेटा? ये मिलता है हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है। अब देख रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस जो होता है नीचे चल के जो है यह 2 भागों में बट जाता है। इस गोलाकार संरचना को हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो अगला वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो इसमें जो हाइपोथैलेमस जो होता है इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसको बोलते हैं GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन का मतलब क्या होता है? गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? GnRH को गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है बेटा? ये जो गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अगला वाला हिस्सा होता है इसको स्टिमुलेट करता है, इसको प्रेरित करता है और कहता है कि तुम कुछ जो है करो, यानी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करो। तो इसकी वजह से एंटीरियर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं।
एक हार्मोन्स होता है LH हार्मोन्स और एक हार्मोन्स होता है FSH हार्मोन्स। तो ये LH हार्मोन्स क्या होता है? यह जो LH हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है यह क्या करता है? इस लीडिंग कोशिकाओं को, इसको लीडिंग कोशिकाओं को या इंटरस्टिशियल सेल्स को प्रेरित करता है और बोलता है कि आप जो है मतलब कि नर का जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उसे रिलीज करो। तो यह जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं एक नर सेक्सुअल हार्मोन्स को रिलीज करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है यह किसको प्रेरित करता है? लीडिंग कोशिकाओं को। तो लीडिंग कोशिकाएं कौन है? ये है जो दो शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में जो पाई जा रही हैं और इनका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करना। जब ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करते हैं तो ये हार्मोन जो होते हैं ये शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर जो पाए जाने वाले जो शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं, जो जर्म सेल होती हैं, उनको वो प्रेरित करती हैं, उनको स्टिमुलेट करती हैं और कहती हैं क्या कि आप जो है शुक्राणुओं का निर्माण करिए। क्या करिए? शुक्राणुओं का निर्माण करिए। तो बहुत ही तेजी से जो है कि शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। ठीक है, अगली बात क्या है कि जब ये शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है तो ये जो आपके जो जर्म्स होते हैं वह सर्टोलिक कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो FSH जो हार्मोन्स होता है वह क्या करता है? इन सर्टोलिक कोशिकाओं को, यानी कि यह जो सर्टोलिक कोशिकाएं यहाँ पे हैं, यहाँ पे इनको कहता है कि आप भोजन बनाओ, आप भोजन बनाओ और किसको दो? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करो, शुक्राणुओं को दो। इसका मतलब क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह सर्टोलिक कोशिकाओं को प्रेरित करता है जिससे ये पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुओं के लिए भोजन बनाती है। अगली चीज क्या है? ये जो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है? सेक्सुअल जो कैरेक्टर होता है मेल में, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, जैसे कि मांसपेशियों का मतलब बढ़ जाना, ये सब जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो इस तरीके से जो है कि ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में बताया है। थैंक यू।